बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक, मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। और हरमीत अभी थोड़ी देर में बेखा में शायद हमारे साथ शामिल होगा, अभी नहीं है शायद। बिल्कुल, अभी हरमीत हमारे साथ नहीं, आगे चलकर हमें शो में ज्वाइन करेगा, बट लाइक ऑलवेज हम इस दुआ इस उम्मीद के साथ आपको आज के इस शो में खुशामदीद कहते हैं कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, अच्छे तरीके से रमज़ान एंजॉय कर रहे होंगे। रमज़ान की एक फेस्टिविटी जो होती है वो बहुत डिफरेंट होती है। सहरी के औकात और इफ्तारी के औकात, वो जो रौनक वाली चीज़ है, रोज़ा हो आपका या ना हो, वो मेरे ख्याल में हर मुसलमान, हर पाकिस्तानी को फ़ील होती है। सो रोज़ा रखना भी एक अच्छी बात ही है, लेकिन जो लोग रोज़ा नहीं रखते, मेरे ख्याल में वो एटलीस्ट इस फेस्टिविटी को तो लाजमी तौर पर एंजॉय करते हैं। अर्ली मॉर्निंग उठ जाना, घरों में किचन में इकट्ठे हो जाना, जो छोटे मतलब घर लोगों के हैं वहाँ पे इकट्ठे हो गए, लोअर मिडिल क्लास में अपने डाइनिंग रूम में इकट्ठे हो जाना मिल के, दोनों मौके के ऊपर, शहरी के वक्त भी और अफ्तारी के वक्त भी, तो अपना मज़ा है उसका। वो अपना मज़ा है और मुझे हंसी भी आती है कभी कभी। और फिर मैं कभी आप दूसरे लोगों से जब अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे होते हैं कि आप रोज़े कैसे रखते हैं, इफ्तारी में क्या होता है, तो मेरा अगर वैसे तो मैं रोज़ा रखती हूँ, लेकिन अगर किसी ना किसी वजह से ना रखे, तबीयत नहीं ठीक या वैसे ही कोई काम इस तरह से है, जैसे मैं एक टाइम पर आउटडोर शोज़ करती थी, वो दोपहर का टाइम होता था, तो फिर उस सूरत हाल में गर्मी का रोज़ा रखना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो कभी एक आधा रोज़ा छोड़ भी देना, लेकिन रोज़ा हो या ना हो, आई लव टू डू इफ्तारी, और फिर भरपूर इफ्तारी। तो मैं कहती हूँ, मेरे घर वाले कहते हैं तुम्हारा तो रोज़ा ही नहीं है। मैं कहती नहीं, रोज़ा है या नहीं है, इफ्तारी इज़ मैंडेटरी, वो लाजमी करनी है। तो यही एक फेस्टिविटी और रौनक होती है रमज़ान की। इसी तरह से, और वो जो कुछ अरसे से हमारे यहाँ हुआ है ना कि लोग बुलाते हैं आपको लेट नाइट और फिर आप सारी रात गप्पे मारते हैं, सुबह तक बैठे होते हैं। वो हम जैसे लोग नहीं कर सकते सर, जिन्होंने सुबह 8 बजे भी मैंने कई दफ़ा करके देखा है कि फिर आप सहरी करके और फिर आप घरों से वापस आते हैं। मतलब कि छुट्टी वाले दिन हम भी कर सकते हैं, छुट्टी वाले दिन कर सकते हैं। ये तो चल रहा है, लेकिन ये है कि साथ साथ जो मौसम है वो सियासी, वो गर्म हुआ हुआ है, वो गर्म भी हुआ हुआ है और कभी अच्छा हो रहा है कभी बुरा हो रहा है, लेकिन जो बादल हैं वो अभी तक छट नहीं रहे। अब कल की जो खबरें हैं उसके मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई चल रही है, अच्छा उसके मुताबिक ये है कि जो पीडीएम है उसके रहनुमा जो देर होती चली जा रही है, ज़्यादा तशवीश का इजहार कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि क्यों इतनी देर हो रही है। जो पीटीआई के लोग हैं वो इसका रुख मोड़ना चाह रहे हैं इस तरफ को कि ख़त की तहकीक हो पहले, कि ख़त लिखा गया था तो इसमें साजिश का अंसर पाया जाता है या नहीं पाया जाता। और अदालत में भी कल एक खातून की तरफ से ये एप्लीकेशन एक आई कि इसके ऊपर पहले गुफ्तगू होनी चाहिए कि ये ख़त कहाँ से आया, असद को भी बुलाया जाना चाहिए, एम्बेसडर जिन्होंने ये ख़त लिखा, और उसकी तहकीक हो, उनको बुला के। तो अदालत ने कहा कि फ़िलहाल हमारा काम ये नहीं है कि हम इस तरफ को जाएं, हमारा काम ये है कि हम स्पीकर की रूलिंग जो आर्टिकल 5 के तहत थी उसकी क्या हैसियत है, उसकी क्या हैसियत है। मोस्ट लाइकली जो आपको कल के वो तमाम तर चीज़ें देखें उसके मुताबिक तो मोस्ट प्रोबेबली आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कोई ना कोई फैसला आ जाएगा। ये जो तमाम तर बातें आप सर कर रहे हैं ना, ये ख़त हम कब से सुन रहे हैं। ख़त एक तरफ, लेकिन जो कुछ हुआ, जिस तरह से आइन की पामाली की गई, असम्बलियों को डिज़ोल्व किया गया, इस सूरत हाल में जबकि तहरीक अदम एतमाद पेश हो चुकी थी और सिर्फ उस पर बहस और वोटिंग होनी थी, सब कुछ फाइनलाइज था, और इस सूरत हाल में प्राइम मिनिस्टर साहब ने असम्बलियाँ तोड़ दी। ये आप इसको ख़त से मशरूत नहीं कर सकते, ये कहीं से भी इसकी जस्टिफिकेशन बनती नहीं। बट बहरहाल हर एक की नज़रें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे लगी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से क्या फैसला आता है। पॉसिबिलिटी है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कल तक तो ये था ना कि रज़ा रबानी ने दलाइल दिए, काफ़ी तवील उनका टाइम अगर था, लेकिन उन्होंने कहा मैं 15 मिनट में अपने दलाइल ख़त्म कर सकता हूँ अगर रूलिंग आज ही आ जाए, कोई चाहे मुख्तसर फैसले सुना दें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जब तक जो दूसरी पार्टी है उसके वकला को नहीं सुन लेंगे, उस वक्त तक हम कैसे कोई इसका फैसला दे सकते हैं। तो आज नईम बुखारी ने दलाइल देने हैं, और उसके अलावा अगर कोई और वकील उनके हैं जो तहरीक इंसाफ की तरफ से पेश हुए हैं, उनके दलाइल सुने जाएंगे। उम्मीद ये की जाती है और मेरे ख्याल में हो जाना चाहिए कि जितनी जल्दी इसका फ़ैसला हो जाए, अदालत की तरफ से कोई फ़ैसला आ जाए, ताकि मुल्क किसी तरफ को लगे। एक ऐसी अजीब व गरीब सी फ़ज़ा है जिसमें हम पहले भी बात कर रहे थे कि अरबों रुपए स्टॉक एक्सचेंज में डूब गए हैं। मुल्क में जो बदहाली आई हुई है, रुपया गिरता चला जा रहा है,
और हमने ये देखा कल भी कि वो 186 से रुपया डॉलर के मुकाबले में ऊपर चला गया। 186.20 में कल में कल था, जिसके नतीजे में एक महंगाई का तूफान फिर और ज़्यादा आएगा। तो बिल्कुल ठीक हो गया। तमाम तर चीज़ें एक तरफ, इन पर हम आगे चलकर भी बात करेंगे। इन सब चीज़ों के साथ साथ एक और बहुत अहम खबर कि आज पंजाब असम्बली का भी इजलास होगा, लेकिन मेरे ख्याल में ये हम मामला जो हैं वो थोड़े से पेंडिंग कर लें। हरमीत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हरमीत, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। और मेरे ख्याल में पंजाब असम्बली का जो इजलास है उसको भी 16 अप्रैल तक का कर दिया गया है। लेकिन अगर हम देखें तो जिस तरह रूस फरमा रहे थे, हम इस वक्त सिचुएशन जो है पूरे मुल्क में और स्टॉक एक्सचेंज की जो हम अगर देखें इस वक्त जो सूरत हाल 183 अरब रुपया लोगों का डूब गया है, सरमायाकारों का डॉलर 185 पे चला गया है। गैर यकीनी सी सूरत हाल है। और अगर हम महंगाई की बात करें, रहू साहब जी, 186.20 बिल्कुल, ये तमाम तर चीजें हम आगे और चलकर अगर हम रहू साहब जो सस्ते रमजान बाजार की अगर हम बात करें तो उसकी बड़ी वर्स्ट सिचुएशन है, बड़ी वर्स्ट किस्म के हालात है। जब नॉर्मली हम सस्ते रमजान बाजार पे जाते थे तो वहां पे चेक एंड बैलेंस होता था, चीजों का, सब चीजों की प्राइस जो है वो पूछी जाती थी, सब चीजों का चेक एंड बैलेंस, इंतजामिया भी बैठी होती थी। लेकिन अभी हमें वो चीजें नजर नहीं आ रही है। हर तरफ से मामला जो है बड़े खराब है, हर तरफ से मामला खराब है। एक और चीज अभी हम जरा टॉप स्टोरीज भी शेयर करेंगे। जो पंजाब असम्बली का इजलास 16 अप्रैल तक मनसूख होने का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, वो मनसूख हो गया है। इजलास आज 6 बजे, 7 बजे 7 बजे इजलास किया गया दोबारा। और ये समझ में नहीं आ रहा, इसके बारे में लोग मीम्स बहुत सी बनी हुई हैं। तो वो क्या था, जो कुर्सियां टूटी थी, मेजें टूटी थी, वो जिन्नात थे जिन्होंने आके ठीक कर दी और एक दिन में ही वो दोबारा। और एडवोकेट जनरल पंजाब की जानिब से ये भी यकीन दहानी करवाई गई है कि तमाम तर जो मामलात हैं वो आइन के मुताबिक होंगे, जो प्रोसीजर्स हैं उनके मुताबिक होंगे। एनीवेज, अभी हम जरा शो में आगे बढ़ेंगे। क्विकली आपके साथ टॉप स्टोरी शेयर करेंगे। डेली डोज के साथ आगाज करेंगे सियासी सूरत हाल पर, जो सुप्रीम कोर्ट का अज खुद नोटिस और अभी तमाम तर नजरें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तरफ हैं। इसको हम देखेंगे भी, और इस वक्त जो सिचुएशन है वो आने वाले वक्त में क्या रुख इख्तियार कर सकती है। हमारे साथ ज़ैगम खान साहब शो में मौजूद होंगे। इसके साथ साथ गैलप का सर्वे जारी हुआ है, एक लेटेस्ट सर्वे। इसके मुताबिक इस खत का बार बार प्राइम मिनिस्टर साहब जिक्र कर रहे थे, एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब, अब तो वैसे कहना चाहिए वो, और बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे थे कि ये साजिश हुई है और इसमें अमेरिका इन्वॉल्व है, वेस्टर्न ब्लॉक इन्वॉल्व है। इस की बुनियाद पर जो सर्वे किया गया है, सर्वे के मुताबिक 64% पाकिस्तानियों ने ये इल्ज़ाम मुस्तरद किया है। इसको भी हम आगे चलकर देखेंगे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गैलप पाकिस्तान हमारे साथ शो में मौजूद होंगे। मार्शल आर्ट्स के ग्रैंड मास्टर ने नौजवानों को कमांडो जैसी ट्रेनिंग दी है, खुद किस तरह से ट्रेंड हुए और आगे लोगों को किस तरह से ट्रेनिंग दे रहे हैं, आज वो भी हमारे साथ शो में मौजूद होंगे। थोड़ा सा न्यूट्रिशन का भी हम आज सेगमेंट रखेंगे अपने इस शो में। उसकी रीज़न ये है कि सहर और इफ्तार में लोग जो हैं, कुछ मेरे जैसे लोग भी हैं और कुछ आप जैसे लोग भी होते होंगे जो ओवर ईटिंग कर गुजरते हैं, और ओवर ईटिंग ना भी करें, पानी बहुत ज़्यादा पी लेते हैं, और क्योंकि प्यास बहुत लगी होती है। तो बहरहाल इसके नुकसानात क्या हैं और किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए कि आपको एक सेटाइटी वाली फीलिंग आए और आपको जो थर्स्ट वाला एलिमेंट है वो कम हो जाए। माहिर ग़िज़ाइयात भी आज हमारे साथ शो में मौजूद होंगी। इसके अलावा और भी हमारे पास कुछ स्पेशल रिपोर्ट्स हैं। सबसे पहले हम आगाज़ करेंगे डेली डोज के साथ, और डेली डोज की पहली हमारे पास इस हवाले से है, जो कि कोई इतनी अच्छी उस तरह से नहीं है। यूट्यूब ने मारूफ स्कॉलर डॉक्टर इसरार अहमद का यूट्यूब चैनल बंद कर दिया है। अगर हम इस चैनल को देखें, बहुत से लोग उनके लेक्चर्स बहुत गौर से सुनते हैं, उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेक्चर्स को भी, उनकी पर्सनालिटी को भी, और इस वक्त उनके यूट्यूब के जो सब्सक्राइबर्स हैं वो 3 मिलियन के करीब हैं, 30 लाख के करीब हैं। सो लोगों की जानिब से बहुत क्रिटिसिज्म सामने आ रहा है। जवास एक ज्यूइश अखबार की रिपोर्ट पर बनाया गया है। रीजंस क्या हैं वो ज़रा मैं रऊफ साहब से कहूँगी कि वो आपके साथ शेयर करें। असल में एक बात यह है कि अमेरिका में और यूरोप में भी ये जो इस बुनियाद के ऊपर कि कोई भी चीज़ एंटी ज्यूस ना चले तो बहुत एहतजाज होता है, बहुत शदीद गवर्नमेंट्स उनकी एक्शन लेती हैं। और यही वजह बनी कि एक मुबैना लेक्चर में, जिसके बारे में कहा जाता है मुबैना तौर पे डॉक्टर असार के लेक्चर से मुतासिर हुआ एक शख्स जो बरतानी में निजात था, और उसने टेक्सास में एक यहूदी चर्च को, सिनेगोग उसको बोलते हैं वैसे, वहाँ पे यरगमाल बना लिया था, और वो मुतासिर था डॉक्टर इसरार अहमद के लेक्चर से। तो इसकी बुनियाद के ऊपर, नाम उसका मेरे ख्याल में फैसल इकराम है, डॉक्टर इसरार के लेक्चर से वो मुतासिर था।
तो ये जूश अखबार ने एक ने ये कहा कि वो मुतासिर था, लिहाजा यहाँ इस तरह का पैगाम दिया जाता है जो एंटी जूज है, तो एंटी सेमिटिक जो है वो पैगामात की बुनियाद के ऊपर उसको बैन लगाया गया। तो अब इसके बारे में हमारे लोग यहाँ से लिख रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद इतनी जल्दी ये खुल ना पाए, क्योंकि रूल्स बड़े सख्त हैं। और वहाँ पे हम ये थे तो आप यकीन करो कि आप यानी उनके मजहबी एतकादात, क्रिश्चियनिटी का मजाक उड़ा लो, कोई आपको कुछ नहीं कहता। यानी मैंने ड्रामा वहाँ पे देखा एक, जिसमें हज़रत ईसा के हवाले से भी उन्होंने नाउज़ बिल्ला ऐसी बातें कह दी जो मैं उठ के आ गया। मैंने कहा कि ये हमारे यहाँ तो कभी बर्दाश्त ही नहीं हो सकता किसी पैगंबर के बारे में इस तरह का मजाक उड़ाएं। तो वो लोग बैठे हंस रहे हैं, कॉमेडी शो था, लेकिन जूस के खिलाफ कोई बात नहीं की जा सकती। हाँ, और इसी बुनियाद पर इसको बंद भी किया गया है। हरमीत का जरा कोई कमेंट ऐड कर लें, फिर हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ आएंगे। जी हरमीत। बिल्कुल, वैसे आपकी बात दुरुस्त है। मैंने डॉक्टर इसरार साहब को बहुत ज़्यादा सुना है, बहुत ज़्यादा सुना है, और उनकी जितनी भी स्पीच हैं, जितने भी उन्होंने बातें की हैं, बहुत सारी तकारीर जो हैं मैंने जो सुनी है, बड़े उसमें पोलाइट सा मैसेज है और बड़ा प्यारा सा मैसेज मुझे मिला है जो मैंने देखा है अब तक। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि कहीं ना कहीं लोग किसी बयान को किसी तरीके से गलत लेके जाते हैं और वो फिर नुकसान जो है पूरे या तो उस मज़हब के मानने वालों का होता है या उस शख्स का होता है जिसने उस बात को उस मकसद के लिए नहीं किया होता है। तो मेरे ख्याल में जवाज़ इसको बना के इसको बंद कर दिया गया। बहरहाल इसरार साहब की जो पर्सनालिटी थी और जिस तरह वो गुफ्तगू करते थे, बड़ी पोलाइट गुफ्तगू उनकी थी और हर बयान पर बड़ी तहकीक उनकी थी। तो मैं तो कभी उनकी बयानात से जो मैंने सुने हैं तो कहीं मुझे ऐसी चीज़ नहीं मिली है। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल आप भी ठीक कह रहे हैं। हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ आएंगे और नेक्स्ट स्टोरी हमारे पास हरमीत, हम पहले भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। पूरी दुनिया में आपको जानवरों के बहुत सारे हॉस्पिटल्स मिलते हैं। ऑब्वियसली पाकिस्तान में भी अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा आने लग गई है लोगों में जो एनिमल लवर्स हैं, लेकिन बाहर के ममालिक में पाकिस्तान से भी ज़्यादा है। वहाँ पर जानवरों के हुकूक का बहुत ख्याल रखा जाता है। एज़ वी ऑल नो, हमने अपने शो में भी बहुत सी चीज़ें डिस्कस की हैं। ऊँटों के लिए भी एक अस्पताल सऊदी अरब में कायम किया गया और वहाँ पे ब्यूटी सेंटर्स भी हैं ऊँटों के लिए। अच्छा, ये सब चीजें तो एक तरफ। अच्छा, जानवरों से हटकर मतलब उकाबों का भी एक VVIP हॉस्पिटल है, तो मैं चाहूंगी कि जरा आपको कुछ पता है तो फिर हमारे साथ भी शेयर करते हैं और हमारे देखने वालों के साथ भी शेयर करते हैं। क्या ख्याल है? देखिए जी, एक तो अरब ममालिक के जो लोग हैं उनके शौक़ बड़े निराले हैं और बड़े महंगे किस्म के वो शौक़ रखते हैं और ख़ासकर उक़ाब के हवाले से उनके बहुत ज़्यादा जो है। एक तो मुझे याद है कि जब अरबी आते थे, शेख आते थे हमारे गांव की ओर, तो वहाँ पे भी उक़ाब लोग पकड़ पकड़ के उनको बड़े महंगे दामों जो है वो बेचते थे, क्योंकि बड़ी उमूमन उक़ाब जो है ऐसी चट्टानों पर, ऐसे पहाड़ी इलाकों में बहुत ज़्यादा ये पाए जाते हैं। तो वहाँ पे भी आते थे और ये जो उक़ाब है इसको लेना ख़रीदना जो है बड़े महंगे दामों, तो लोग भी खुश होते थे जो लोकल लोग हैं। लेकिन यहाँ पे ये बात दुरुस्त है कि VIP हॉस्पिटल उनके लिए इसलिए बनाया गया है कि ताकि इनकी ट्रीटमेंट भी बेहतर तरीके से, और मैं समझता हूँ कि एक अच्छी चीज़ है। हम जो VIP ट्रीटमेंट के लिए तरसते हैं, वहाँ पे पैसा इतना है, वहाँ पर सहूलियात इतनी है कि कम से कम उक़ाबों के लिए जो है वो एक VIP ट्रीटमेंट हो रही है, तो इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है। मैं समझता हूँ कि इंसानों के लिए तो बहुत अच्छी होंगी फिर कहीं ना कहीं, लेकिन शौक उनके निराले हैं और उन शौक को पालने के लिए वो बहुत कुछ कर जाते हैं। देखें, शौक बहुत से लोगों के होते हैं। फिर जिस तरह मुझे बहुत शौक है पैरट्स रखने का या डिफरेंट किस्म के बर्ड्स घर पर रखने का, अच्छा वो शौक के लिए फिर एक कॉस्ट होती है। वो कॉस्ट इस सूरत में होती है आपने उनका ख्याल रखना है, उनके खाने का ख्याल रखना है। और मैं इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि जिसका जो शौक हो वो उसको फिर खुद ही उसके लिए इंतजामात और उसकी टेक केयर चीज़ों को खुद करना चाहिए। लाइक अगर मैंने कुछ अपने घर में बर्ड्स वगैरह रखे हैं, फिर देखना भी मेरी जिम्मेदारी है। ये नहीं कि रखना मेरा शौक है और बाकी उनकी हिफाजत जो है वो किसी और की जिम्मेदारी है, नहीं। अच्छा, ये शौक उनमें है, लेकिन फिर आप देखेंगे कितनी पॉजिटिव चीज़ है कि फिर वो खाली शौक नहीं रहता। ऑब्वियसली आपने जानवरों से आपका शौक है या किसी भी और परिंदे से, उसके लिए फिर वो बीमार भी हो सकते हैं, जाहिर बात है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो फिर इस तरह से अस्पताल और तमाम तर सहूलियात वहाँ पर हों और इतना VVIP हो, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और ये एक मैसेज भी है जितने लोग इस वक्त देख रहे हैं कि शौक है ना, तो फिर उस शौक की एक कॉस्ट ये भी है कि आपने तमाम तर चीज़ों का खुद ख्याल रखना। क्या ख्याल है सर? अच्छा पैगाम है, मतलब मेरे ख्याल में चलते हैं अगली स्टोरी की तरफ। अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं। दिस इज गोइंग टू बी आवर लास्ट स्टोरी ऑफ डेली डोज, और वो स्टोरी इस हवाले से है कि इटली में एक रोबोट
तैयार तो बेसिकली अमेरिका में किया गया था, अब इस रोबोट से सहूलियात और सर्विसेज हासिल की जा रही हैं। अच्छा, इटली के ही कुछ खंडरात हैं, इटली की कुछ पुरानी इमारत हैं, और तमाम तर चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए फिर इनकी बहाली कैसे करनी है, इनकी देखभाल कैसे करनी है, इन तमाम तर चीज़ों के लिए एक रोबोट की खदमात जो हैं वो ली गई हैं। और इस रोबोट के बारे में वैसे तो भी हम आपको विजुअल्स और पिक्चर्स में भी दिखा देंगे कि कलर जो है इसका वो येलो और ब्लैक कलर का है। बट द थिंग इज़ कि जिस तरह दुनिया बहुत तरक्की कर रही है, सो सी कि अब खंडरात के जितने भी मुआयने या पुरानी इमारत के जितने भी मुआयने होंगे, देखभाल होगी, वो एक रोबोट से ली जाएगी। सो दुनिया में यानी बहुत सी टेक्नोलॉजी में जो तरक्की आई है वो ये है कि छोटा रोबोटिक होता है, तो लिहाजा वो ऐसी जगहों पे भी जा सकता है जहाँ गुज़रगाहें तो हैं, जहाँ आम इंसान के लिए जाना मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ पे रोबोटिक के तरीके से ये इसको देखभाल की जा रही है। आपने देखा विजुअल में भी, और इटली बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा है। इससे ये होगा कि एक तरफ तो नवाज़रात के चोरी होने का डर नहीं रहेगा, और दूसरे ये कि मेंटेनेंस के हवाले से ये मदद देगा ये रोबोटिक जो सारा प्रोसीजर है, तो बड़ा अच्छा है। मैं हमें थोड़ा सा ज़रा जिक्र कर लें क्रिकेट मैच का कल आखिरकार फाइनली हरमीत, आपने भी देखा होगा जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ है वो अपने इख्तिताम को पहुंची। वनडे हमने जीते थे, टूर्नामेंट जो था वनडे 3 मैच है जिसमें 2 पाकिस्तान ने जीते, बड़ी शानदार परफॉर्मेंस रही। लेकिन कल T20 में पाकिस्तान अपनी परफॉर्मेंस को जारी नहीं रख सका और कम स्कोर के ऊपर आउट हो गए। शुरू में स्टार्ट बड़ा अच्छा था, बाबर आजम और रिजवान ने अच्छे स्टार्ट से किया था और लगता ये था कि एक बड़ा टोटल बिल्ड करने में कामयाब हो जाएगा। बाबर आजम तो डटे रहे, लेकिन बाकी कोई भी प्लेयर उनका साथ ना दे सका पाकिस्तानी टीम का। इफ्तिखार आए, वो चले गए, खुशदिल शाह भी कोई अच्छे शॉट्स ना खेल सके, मोहम्मद आसिफ जो हैं वो भी कोई इतने शानदार परफॉर्मेंस उनकी ना रही, तो स्कोर बहुत कम पाकिस्तान बना पाया। ये जो पिच थी इसके बारे में पंडित कह रहे थे कि ये पिच है बुनियादी तौर पे 200 रन्स वाली, और बाद में जब ऑस्ट्रेलिया खेल रहा था तो उस वक्त भी लग रहा था कि पाकिस्तान अगर मैच जीतना चाहता था तो उसको कम से कम यहाँ पे 200+ रन्स बनाने चाहिए थे। बहरहाल लोगों ने एंजॉय बहुत किया। ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी मैं ये कहूँ कि स्टेडियम में मौजूद लोगों ने जिस तरह से बैनर्स उठाए हुए थे, प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे और जिस तरह से शाबाशी दे रहे थे ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स को, वो बहुत खुश आइंद है। यानी जगह जगह मैंने कई लिखे हुए पढ़े कि थैंक यू ऑस्ट्रेलिया फॉर कमिंग टू पाकिस्तान, आपकी मेहरबानी आए, और लोगों ने उनके प्लेयर्स के भी जो बिल्कुल लोग साहब अच्छा, मैं समझता हूँ कि ये टूर था बड़ा कमाल का ये था, क्योंकि एक तो 2 टेस्ट जो है वो ड्रॉ हुए, तो दूसरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया को जीत नसीब हुई। लेकिन वनडे में हमें कहीं ना कहीं सहारा ये मिला और हौसला भी मिला कि जीत हमारे हिस्से में आई, ये बहुत अच्छी बात थी। लेकिन कल का जो मैच था, अनफॉर्चुनेटली आपकी बात दुरुस्त है कि बाबर आजम रिजवान भी थोड़े बहुत करके चले गए, लेकिन उसके बाद कोई इस तरह बैट्समैन खातिर खा का कोई कारकर्दगी ना दिखा सका। लेकिन बहरहाल ये खूबसूरती है क्रिकेट की, हार और जीत का एक सिलसिला चलता रहता है। लेकिन ये बड़ी बात है कि बड़े पुरअमन तरीके से ये पूरा जो है जितने भी ये जो टेस्ट सीरीज से लेके वनडे और T20 तक तमाम तर चीज़ों को ऑर्गेनाइज बड़े बेहतर तरीके से किया गया था। हाँ जी बिल्कुल। इसके लिए जितनी भी मुंतज़मीन हैं उनको कहा जा सकता है बहुत मुबारक के, वो सराहा भी जाना चाहिए, डेफिनेटली मुबारक एफर्ट उनको थी देनी चाहिए उनकी तरफ से, जी, थी बिल्कुल सराहा ठीक है। जाना एंड आल्सो और रास्ता खुल जाता है और टीमों का आने का पाकिस्तान का, इतना सक्सेसफुली माशाल्लाह सब कुछ हुआ है। ये एक वो भी तो था ना कि सिक्योरिटी के मामलात बैरून मतलब भारत की साजिशें अगर हम कह लें इसमें बहुत ज़्यादा थी। सो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ इतना अच्छा हो गया, और वाकई बिल्कुल ठीक जिस तरह से रऊफ साहब कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में इंशाल्लाह मज़ीद इंटरनेशनल टीम्स जो हैं वो पाकिस्तान में आकर क्रिकेट खेलेंगी, और हम क्रिकेट की बहाली तो ऑलरेडी कर चुके हैं, बस इसको थोड़ा सा और फ्लरिश और प्रमोट करने की ज़रूरत है। एनीवेज यहाँ पर हम लगाएंगे फुल स्टॉप, अपने डेली डोज को शामिल करेंगे। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने मुल्क में मौजूद आईनी सूरत हाल पर आज खुद नोटिस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत का फोकस सिर्फ डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर है। अदालत की तरजीह है कि सिर्फ इस नुक्ते पर ही फैसला हो। अदालत रियासती और खारजा पॉलिसी के मामलात में मुदाखलत नहीं करती, सिर्फ इक़दामात की आईनी हैसियत का जायजा लेना है। अदालत पॉलिसी मामलात की तहकीकात में नहीं पड़ना चाहती।
पीपल्स पार्टी के वकील रजा रब्बानी ने कहा कि डिप्टी स्पीकर ने किस बुनियाद पर रूलिंग दी कुछ नहीं बताया। डिप्टी स्पीकर के सामने अदालती हुक्म था, ना ही साजिश की कोई इंक्वायरी रिपोर्ट। आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी और रूलिंग का आपस में कोई ताल्लुक नहीं बनता। अदालत स्पीकर की रूलिंग का लदम करार देकर असेंबली को बहाल करे। मुस्लिम लीग नून के वकील मखदूम अली खान ने कहा कि 3 अप्रैल को अदम एतमाद पर वोटिंग होनी थी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद पर कब क्या होना है ये रूल्स में है, आइन में नहीं। मखदूम अली खान ने कहा कि रूल्स भी आइन के तहत ही बनाए गए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन को रूल्स के जरिए गैर मुअस्सर नहीं बनाया जा सकता। चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन में पार्लियामान की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकते। माजी में अदालत गैर आईनी इक़दामात पर पार्लियामान की कार्रवाई में मुदाखलत रही है। कहा कि निगरां हुकूमत का क़याम इस केस की वजह से रुका हुआ है। तो हमारी ये खुसूसी रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की और काफ़ी चीज़ें इसमें क्लियर भी हैं। इस वक्त हमारे मुल्क की जो सियासत है वो इंतहाई गैर यकीनी की सूरत हाल से दो चार है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने असम्बलियाँ तहलील की, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का खुद नोटिस, और अगर हम कल की भी स्टेटमेंट भी देख लें सो मोस्ट लाइकली जो फैसला है वो आज आ जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट के जो स्टेटमेंट है उसके मुताबिक अभी इनिशियली उन्होंने यही डिफ़ाइन करना है डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी थी उसकी हैसियत क्या है। बट बहरहाल इतनी अनसर्टेनिटी शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में मेरा नहीं ख्याल पहले रही, और अगर रही भी होती है तो वो एक शॉर्टर टाइम के लिए होती है। अभी ये चीज़ जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। एनीवेज उस वक्त सीनियर तजियाकार ज़ैगम खान साहब हमारे साथ इस वक्त शो में मौजूद हैं। ज़ैगम साहब, थैंक यू सो मच, वेलकम टू आवर शो। सर, ये जो तमाम तर चीज़ें हैं डेफिनेटली आप एक बहुत वसी तजर्बा रखते हैं सहाफ़त में और आपकी गहरी नज़र भी है तमाम तर उमूर में। व्हाट डू यू थिंक आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल इख्तियार हो सकती है? ये जो गैर यकीनी है वो तो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। आपकी प्रेडिक्शन, आपका एनालिसिस ओवरऑल सिचुएशन को देखते हुए क्या है सर? देखिए, पहली बात तो है कि हमें क्या उम्मीद रखनी चाहिए और हमारी इस वक्त बेहतरीन उम्मीद क्या हो सकती है। हमारी बेहतरीन उम्मीद ये हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जल्द से जल्द इस मसले को इसका निपटाए और इसका फैसला आइन के तहत रोशनी में दे, नजरिया ज़रूरत की रोशनी में ना दे। बिल्कुल। इस वक्त पाकिस्तान की जो लीगल फ्रेटर्निटी है, देखें आप, हम लीगल एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन हम जाहिर है आइन जो है उसको आप भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, इसलिए एक आइन जो है वो एक समाजी मुआहदा, एक इमरानी मुआहदा हमारे और रियासत के दरमियान में है और कुछ उसकी क्लाजेस बहुत वाज़ेह हैं। अगरचे खुद आप उसको समझ सकते हैं, आर्टिकल 5, 1 या 2 में कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है जिसमें बहुत बड़े एक्सपर्ट की ज़रूरत हो। लेकिन फिर भी जब हम एक्सपर्ट्स को सुनते हैं, जब आप लीगल एक्सपर्ट्स को सुनते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स को सुनते हैं, तो सिवाय उसके जो इस वक्त हुकूमत के तनख्वाहदार हैं या हुकूमती ओहदों पर हैं, पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल फ्रेटर्निटी है उसमें इत्तफाक राय है कि आइन को सबवर्ट किया गया है। आइन की एक क्लॉज को, जो बड़ी एक जनरल क्लास है जो बताती है कि हर शहरी को रियासत का वफादार रहना चाहिए, उसको इस्तेमाल करके आइन की जो दूसरी ज़रूरियात थी उनको सबवर्ट किया गया। आइन जो दूसरी बातें कहती है कि वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद कैसे हो सकता है, कैसे होना चाहिए, उन क्लासेस को सबवर्ट किया गया। उसके साथ पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक प्रोसेस को सबवर्ट किया गया। ये हम सब का मौक़िफ़ है और ये वो मौक़िफ़ है जो तमाम पाकिस्तान की इस वक्त लीगल फ्रेटर्निटी और डेमोक्रेटिक फ्रेटर्निटी का है। अब हमारी तवक्को ये होगी कि नज़रिया ज़रूरत को एक तरफ रखते हुए, जिसने पाकिस्तान में जो अदलिया का किरदार है उस पर बहुत से माजी में सवालात उठाए हैं और उनको बड़ी हद तक माजी में गैर मुअस्सर किए रखा है, उसको एक तरफ रख कर पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान के आइन की रोशनी में इस मसले को जल्द से जल्द निपटाएगी ताकि पाकिस्तान का जो आइनी और जमहूरी प्रोसेस है वो चल सके। अब बाकी क्या होता है वो सब आइन में लिखा हुआ है। हमें उम्मीद है कि आइनी तौर पर और जमहूरी तौर पर मसला आगे चलेगा। अगर हुकूमत के पास, इमरान खान साहब के पास ऐसे कोई सबूत हैं जैसे वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई साजिश हुई है और पाकिस्तान की पूरी जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल अपोजिशन है वो साजिश में शरीक हो गई और वो बिक गई, तो ये बहुत ही संगीन इल्ज़ामात हैं। मेरा ख्याल है इस पर भी कमीशन बनना चाहिए और इस पर बात आगे चलनी चाहिए। और अगर वो साबित नहीं कर सकते तो मेरे ख्याल में जिन्होंने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया है, यानी पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी डेफेमेशन की है, पाकिस्तान की मौजूदा तारीख की, शायद आपको इसकी मिसाल जो है वो अयूब खान के जो 1958 के उनके कानून थे उसमें कहीं जाके मिलेगी, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की तमाम अपोजिशन जो उस वक्त पाकिस्तान के फाउंडिंग फादर्स थे वो तमाम के तमाम करप्ट हैं और उनको निकाल बाहर किया था।
जदीद 40-50 साल में तो इसकी कोई मिसाल भी नहीं मिलती कि इस तरह का सलूक जो है वो किसी हुकूमत ने अपनी पॉलिटिकल अपोजिशन के साथ किया हो। तो मेरे ख्याल में ये भी अगर वो साबित नहीं कर पाते तो मेरी राय में ये भी उन्होंने एक क्राइम कमिट किया है डेफेमेशन के लिहाज से, और अगर आइन को सबवर्ट किया है तो आई थिंक उस पर भी दे शुड फेस द म्यूजिक, अगर वो साबित नहीं कर पाते। अगर वो साबित कर पाते हैं तो हम सब, जैसा कि आर्टिकल 5 ने कहा है, और आर्टिकल 5 की ज़रूरत भी नहीं है, हम इस मुल्क के, इस स्टेट के वफादार हैं, तो हम में से कोई भी अगर कोई मुलव्वस पाया जाता है, वो कितना बड़े से बड़ा अहदेदार क्यों ना हो, ही इज़ अकाउंटेबल। पाकिस्तान में बड़े बड़े अहदेदारों ने जो है वो इसकी सजाएं भुगती भी हैं। आपको मालूम है पाकिस्तान के खुद दिफाई अदारों में से भी लोगों को सजा दी गई। जी जैगम, ये हरमीत का सवाल है, फिर मैं भी आता हूँ आपकी तरफ। जी जैगम साहब, अगर हम देखें जो सूरत हाल है इस मुल्क की, और जिस तरह एक बहरान चल रहा है हर चीज़ में, हम ना देखें हमारे सामने है सारी चीज़ें, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि असम्बलियों की बहाली अगर हो जाती है तो ये चीज़ें संभल जाएंगी, या अब फौरी इलेक्शन की तरफ जाना ही बेहतर ऑप्शन होगा? देखिए हरमीत साहब, सोल्यूशन तो इलेक्शन ही है। इस वक्त पाकिस्तान के जो बहरान है उसमें कोई ऐसी हुकूमत जो थोड़े वक्त के लिए आती है वो इस क्राइसिस से नहीं निपट पाएगी जो इमरान खान छोड़ के जा रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन एक माशी बहरान में है। शायद आपको 71 में इसकी मिसाल मिले, मुझे मालूम नहीं है। एक इंतहाई बदतरीन पाकिस्तान माशी बहरान में है, जिसके साथ एक सफारती बहरान में भी है। तो इसको वही हुकूमत निमट सकती है जो मुकम्मल 5 साल का जिसके पास मैंडेट हो, क्योंकि इसको निमटने के लिए जो पहले 2-3 साल आएंगे वो काफ़ी तकलीफदेह होंगे। पहले तो ये होता था कि पाकिस्तान में एक बूम बस साइकिल होता था, एक बुरा दौर आता था, IMF आपकी मदद करता था, 2-2.5 साल बाद आप बाहर निकल आते थे, 3-4 साल अच्छे गुजरते थे, फिर बस्ट आता था। इस हुकूमत में ये हुआ कि हम बस्ट टू बस्ट गए हैं, यानी जहाँ से शुरू किया था क्राइसिस से, और दोबारा ये क्राइसिस पर ही छोड़ कर जा रहे हैं। यही कहीं बूम पर हमें छोड़ कर नहीं जा रहे। तो आना तो यही चाहिए, लेकिन क्या नज़रिया ज़रूरत के तहत जुनेजो की असम्बली के साथ, जैसे कि उस वक्त की कोर्ट ने किया था, सुप्रीम कोर्ट ने किया था कि अब इलेक्शन का ऐलान हो गया तो बस आप इलेक्शन की तरफ चले जाएं, वो हल है? मेरे ख्याल में नहीं है। क्योंकि अगर आइन सबवर्ट हुआ है तो सबसे पहले आइन का जो तकाजा है वो पूरा होना चाहिए। उसके बाद जो हुकूमत आइनी तौर पर बनती है, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन कामयाब होती है या नाकाम होती है। कामयाब होती है तो नए इलेक्ट होने वाले लोगों को मुल्क को इलेक्शन की तरफ लेके जाना चाहिए फौरी तौर पर, और अगर ये नाकाम होती है तो फिर इमरान खान साहब को उसके बाद फौरी तौर पर पाकिस्तान को इलेक्शन की तरफ ले जाना चाहिए। ये तो देखो ना, बिलावल भुट्टो जो है मुसलसल कह रहे थे पहले भी, और वो ये है कि हम ये चाहेंगे कि हुकूमत बने और फौरी तौर पे इलेक्शन की तरफ चले, ये उनकी डिमांड भी थी। तो मेरे ख्याल में अपोजिशन भी यही चाहेगी कि अगरचे मतलब जो आप कहें कि शहबाज शरीफ ने ये कहा था कि मैं चाहूँगा कि 5 साल के लिए कौमी हुकूमत बन जाए और फिर उसके बाद हम देखें वो संभाले मुल्क का नज़्म व नस्र, लेकिन मुझे नहीं मालूम वो किस पैराए में कह रहे थे। तो हल तो वाकई यही है। लेकिन आप ये बताओ कि ये जो सूरत हाल बन गई है कि साजिश और गद्दारी, ये दोनों तरफ की बात चल रही है। अब इमरान खान के मुताबिक तो 197 लोग जो पार्लियामेंट में उस दिन इकट्ठे हुए थे सारे के सारे गद्दार हैं, अपोजिशन पूरी की पूरी गद्दार है। और अपोजिशन के मुताबिक अगर देखा जाए उनके भी जो चलते हैं, कल भी मरियम नवाज़ ने अपनी उसमें स्पीच में कहा कि जिन लोगों ने आइन को तोड़ा है वो सारे गद्दार हैं। तो कोई तरीक़ेकार ऐसा भी तो होना चाहिए कि हम ये गद्दारी के इल्ज़ामात से बाहर निकलें और वाकई हम मुल्क को संभालने की बात करें। आपकी बात बिल्कुल बजाय, बहुत शदीद क्राइसिस है। देखिए रऊफ साहब, मुल्क जो है वो सिर्फ आइन और कानून से नहीं चलते। एक तीसरी चीज़ भी होती है जो मुल्क को और जमहूरियत को चलाने के लिए उतनी ही ज़रूरी होती है, और वो चीज़ है नॉर्म्स, कि आपके बिहेवियर क्या होंगे, नॉर्म्स क्या होंगे। जैसे किसी भी दफ्तर में, आपके दफ्तर में भी अगर नॉर्म्स ना हो, लोग एक दूसरे की बेइज्जती कर रहे हों लेकिन अपने TOR पे चल रहे हों, तो वो दफ्तर नहीं चलेगा। इसी तरीके से मुल्क नहीं चल सकता, जमहूरियत नहीं चल सकती अगर नॉर्म्स ना हो। पाकिस्तान का ये प्रॉब्लम जो है वो 60 साल से ज़ायद रहा कि कोई नॉर्म्स नहीं थी। इसी तरह की लैंग्वेज हमने देखा 90s में इस्तेमाल होती रही, उससे पहले भी इस्तेमाल होती रही। लेकिन बिलाखिर पाकिस्तान की जो बड़ी 2 पार्टियां थी, उन्होंने एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, उन्होंने इन चीज़ों को बदला।
और 10 साल तक पाकिस्तान की जो मेन पार्टियां थी उनका बिहेवियर बड़ा मुख्तलिफ रहा। उन्होंने एक दूसरे पर इल्ज़ाम नहीं लगाए। अब बदकिस्मती ये है कि इमरान खान एक आउटसाइडर की तरह मेले में आए और उन्होंने कहा कि मैं इस कंसेंसस को नहीं मानता, मैं नॉर्म्स को नहीं मानता, ये सारा मुकमुकाव है, और फिर वो पाकिस्तान को पीछे की तरफ लेकर चले गए जहाँ पे इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी मुकदमे के। अब आप देखिए दुनिया के जो जमहूरी मुल्क हैं जिनकी मिसालें इमरान खान साहब मुसलसल देते हैं, वहाँ पे एक नॉर्म ये भी है कि आप एक दूसरे पर वो इल्ज़ाम कभी भी नहीं लगा सकते जिसकी सज़ा कैपिटल पनिशमेंट हो। गद्दारी एक ऐसा जुर्म है जिसकी सज़ाए मौत है। ये कैपिटल पनिशमेंट वाला क्राइम है। ये कोई मामूली बात नहीं है। आपने ये नहीं कहा कि उसने पैसे खा लिए जी, उसने जो है वो इधर से कमीशन ले लिया है, उधर से कमीशन ले लिया है। वाइट कॉलर्स क्राइम जो है दे फॉल इन डिफरेंट कैटेगरी। और ये कहना कि आपने गद्दारी की है जिसकी सज़ा मौत है, और पाकिस्तान के 70% जो वोट बैंक है उनके नुमाइंदों को कहना कि तुम सब के सब गद्दार है, तो फिर पाकिस्तान के इस मुल्क पर क्या रिफ्लेक्शन आती? यानी ये कैसा मुल्क है कि जिस मुल्क में 70% लोगों के नुमाइंदे जो हैं गद्दार हैं? इसका मतलब है हम तो नेशन डेवलप ही नहीं कर सके। पाकिस्तान में तो कोई कौम ही नहीं है। पाकिस्तान के 70% लोगों की अपने मुल्क के साथ कमिटमेंट ही नहीं है। वो दूसरों के पैसों पर बिकने के लिए तैयार है। हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। आप 70 साल की तारीख उठा के देखिए। मैं आपको न्यूक्लियर प्रोग्राम की मिसाल दूंगा। भुट्टो साहब जेल में चले गए, फांसी चढ़ गए, क्या उन्होंने कोई छोटा सा राज, मामूली सा राज भी अफशा किया पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में? बिल्कुल। जिन राजों के वो अमीन थे, क्या उन्होंने कोई हल्का सा हिंट भी दिया फांसी पर चढ़ने तक भी, कोई इंतकामी चक्कर में? इस वक्त नवाज शरीफ साहब बाहर हैं, कितने बड़े राजों के अमीन हैं, उनके दरमियान में भी न्यूक्लियर धमाका हुआ था, कितना कुछ हुआ था। क्या उन्होंने कोई मामूली सी बात भी ऐसी की है जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंच सके? जिन राजों के वो अमीन हैं उनको बाहर ले जा सके। बिल्कुल। ये वो कौम है जिसके लोग अपने मुल्क की खातिर जाने देते हैं, जिसके सियासतदान भी इस मुल्क की खातिर जाने देते हैं। जहाँ कौमी वफादारी का सवाल हो तो कोई पीछे नहीं उठता। आगे आपस की लड़ाइयाँ, सेक्शनल वारफेयर, आपस के झगड़े अपनी जगह। तो मेरे ख्याल में ये इंतहाई अफसोसनाक है कि जिस चीज़ पर हमें फ़ख्र करना चाहिए कि हम एक कौम है, जब इस धरती की बात आती है तो फिर कोई भी पीछे नहीं हटता, अच्छा हो या बुरा हो। अच्छा ज़ैगम खान साहब, यहाँ पर आपसे एक और सवाल भी करना चाह रही हूँ कि अभी जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बहुत सी हमारी उम्मीदें और तवक्कुआत वाबस्ता हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये ख़ुद भी ये कहना है कि अगर एक तो हमने रूलिंग की हैसियत डिफ़ाइन करनी है, और अगर गैर आइनी रूलिंग हुई तो वो कलअदम भी हो सकती है। लेट्स से कलअदम हो जाती है और वापस ये तहरीक अदम एतमाद, बहस और वोटिंग, वो तमाम प्रोसीजर दोबारा स्टार्ट हो जाता है। अभी इमरान खान साहब इक़्तिदार बचाने के लिए इस हद तक आ सकते हैं। आपको क्या लगता है अगर ये सब कुछ हो गया तो फिर क्या रिएक्शन आ सकता है? देखिए, हो सकता है वो कुछ ना कुछ करने की कोशिश करें, लेकिन मेरा ख्याल है उनकी जो इस वक्त ताकत है और उनका जो इन्फ्लुएंस है वो अब एक लिमिट पर पहुंच चुका है। मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त पाकिस्तान के जो स्टेट फंक्शनरीज हैं, पाकिस्तान की सिविल सर्विस जो है, जो पाकिस्तान के FIA, पुलिस वगैरह दीगर अदारे हैं, उनका कोई भी ऐसा हुक्म मानेंगे जो उनके सियासी फ़ायदे के लिए तो हो लेकिन कानूनी तौर पर गलत हो। मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त वो ऐसा इन्फ्लुएंस इंजॉय करते हैं कि अगर वो थोड़ी देर के लिए वापस हुकूमत में आएँ तो कोई इस तरह का काम कर सकें। बहुत मेहरबानी ज़ैगम, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल कह रहे हैं कि अब अगर होगा भी, मेरे ख्याल में एक उन्होंने जो रखा हुआ है जिसके बारे में बड़ी बात हो रही है कि इमरान खान शायद मैस रेजिग्नेशन की तरफ जाएंगे, अपनी पार्टी के तमाम लोगों को कहेंगे कि रिज़ाइन करें ताकि फिर इलेक्शन की तरफ ही चला जाए। तो बात यह है कि अगर ये सारा कुछ ऐसे ही होना था तो इमरान खान साहब को ये सारे ड्रामे में जिसमें मुल्क की चुपकी हुई है, बेइज्जती हुई है, उससे जाने की क्या ज़रूरत थी? पहली असम्बलियाँ तोड़ देते। असेंबलियाँ तोड़ के सर, जिस तरह से हम इनके पुराने स्टेटमेंट्स निकाल कर देखें, हम तो बिल्कुल न्यूट्रल हैं, बट अगर हम इनकी अब की जो सिचुएशन है पुराने इनके बयानात से ही कंपेयर करें तो दूसरे ममालिक के फ़लाँ पर करप्शन के ये इल्ज़ामात, फ़लाँ पर ये लगा, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और फिर इस तरह से मामलात आगे बढ़े। अभी अगर हम देखें तो फिर इनको खुद भी चाहिए था ना, इल्ज़ामात लग रहे हैं, तमाम तर चीज़ें, आप इस्तीफ़ा दे देते और फिर जो होता वो देखा जाता। तो महज अपने आप को सेव करने के लिए, और एक बहुत से लोग इस बारे में कह रहे हैं ईगो वाली
वाली चीज़। तो तमाम तर चीज़ों से मुतालिक उन्होंने बड़ा ही गैर आइनी कदम उठाया और असम्बलियाँ तहलील कर दी। बट बहरहाल अब आने वाला वक्त बताएगा एंड सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ऑल्सो कि क्या होता है। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस, गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, गैलप पाकिस्तान ने अवाम की ओपिनियंस पर मबनी एक नया सर्वे जारी किया है। इस सर्वे के मुताबिक 64% पाकिस्तानी ऐसे हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराने के पीछे किसी भी अमरीकी साजिश का जो इल्ज़ाम बार बार लगाया जा रहा है इमरान खान साहब की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से, उसको मुस्तरद किया है। बहरहाल किन बुनियादों पर यह सर्वे कंडक्ट किया गया, क्या फैक्टर्स थे, इस वक्त एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गैलप पाकिस्तान बिलाल गिलानी साहब हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं। बिलाल साहब, थैंक यू सो मच, वेलकम टू आवर शो। सबसे पहले यही सवाल सर, किन चीज़ों को बेस बनाकर गैलप ने ये सर्वे किया है? जी, बहुत शुक्रिया। तो 3 और 4 तारीख को जब इस्लामाबाद में हालात रूनुमा हुए तो हमारी ये कोशिश थी कि जो 22 करोड़ अवाम है हम उन तक पहुंचकर भी उनसे राय हासिल करें कि उनका क्या ख्याल है कि डिप्टी स्पीकर साहब ने कहा कि एक बैरूनी साजिश की जा रही है। तो आम पाकिस्तानी का क्या ख्याल है कि क्या एक बैरूनी साजिश की वजह से मौजूदा हुकूमत को निकाला जा रहा है या कोई और रीजंस हैं? ठीक है, आपने मुख्तलिफ शहरों में ज़ाहिर है ये सर्वे किया होगा। मेरे ख्याल में इसका भी हमें देखना पड़ेगा कि कितने हज़ार लोग इसमें शामिल हुए, इसमें शरीक हुए, उनकी राय जो 64% है वो किस तरह से बनती है। कितने फ़ीसद लोगों को ये भी देखना होगा जो नैरेटिव जो PTI का है उसको सपोर्ट करते हैं। 34% के करीब इस सर्वे के मुताबिक लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस इल्ज़ाम को माना है कि हो सकती है ऐसी चीज़, बट मेनली जो 64% पाकिस्तानी हैं वो इस चीज़ का साथ नहीं दे रहे और उन्होंने ये इल्ज़ाम भी मुस्तरद किया है। अभी 2 रोज़ पहले इस सर्वे का इनेकाद किया गया, जो मैं डेट्स पर पढ़ रही थी वो इन बिटवीन 3 से 4 अप्रैल थी। तो मतलब आप अब देख लें, आज 6 अप्रैल है, तो 2 दिन पहले की बात है, बिल्कुल लेटेस्ट है। एक हवाले से अगर ये सर्वे इस तरीके से आता है और इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो हम शेयर करते हैं लोगों के साथ, तो पाकिस्तान में बहुत से लोग ऐसे हैं जो हर वक्त कोई ना कोई बैरूनी साजिश तलाश करते रहते हैं अपने मामलात में। और हम हमेशा ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान में महंगाई इतनी ज़्यादा हुई है तो क्या ये बैरूनी साजिश है? अगर पाकिस्तान में तालीम की कमी है, अगर पाकिस्तान में कोई साइंटिफिक लैब्स नहीं बन रही, कोई यूनिवर्सिटियाँ नहीं बन रही, तो ये बैरूनी साजिश है। लेकिन बहरहाल बिलाल गिलानी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे इनके सर्वे के बारे में जानने से। जी बिलाल, आप फरमा रहे थे कि आपने जानने की कोशिश की लोगों तक जाके कि लोग क्या कहते हैं, उस हवाले से बताइए। जी बिल्कुल। पाकिस्तान में सर्वे करने के 2 तरीके मौजूद हैं। एक आप फेस टू फेस जाकर कर सकते हैं और दूसरा आप एक रैंडम प्रोबेबिलिटी सैंपल चूज करके फ़ोन के ज़रिए कर सकते हैं। तो ये क्योंकि एक बहुत ही करंट इशू था जिसमें जल्द आवाम तक पहुंचना लाजमी था, तो हमने तकरीबन 800 लोगों को स्टेटिस्टिकली चूज़ करके फिर हमने फ़ोन कॉल्स की, जो कि तकरीबन मुल्क के 100 से ज़ायद डिस्ट्रिक्ट्स में लोग फॉल किए, जिसमें अर्बन और रूरल इलाके भी शामिल थे। वहाँ अमीर लोग भी थे, गरीब लोग भी थे, पढ़े लिखे भी थे, अनपढ़ भी थे। और ऑलमोस्ट जैसे पाकिस्तान के सेंसस में पाकिस्तान की एक नुमाइंदा शक्ल नज़र आती है, तकरीबन उसी तरह से हमारे सैंपल में भी नज़र आई। और फिर हमने उनके सामने ये सवाल रखा कि आपके ख्याल से जो इमरान खान की हुकूमत है उसको गिराने के पीछे एक बैरूनी साजिश है, या ये है जो अपोजिशन कह रही है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकी, इसलिए हम उनकी हुकूमत को तब्दील करना चाहते हैं। तो 64% लोगों ने ये कहा कि उनके ख्याल से बैरूनी साजिश नहीं है, बल्कि असल रीज़न ये है कि हुकूमत डिलीवर नहीं कर पाई, इसलिए पाकिस्तान की अपनी अपोजिशन अपने बलबूते पर उनको निकालने की कोशिश कर रही है। और बाकी तमाम यानी 1/3 लोगों ने ये कहा कि उनका वाकई ये ख्याल है कि बैरूनी साजिश की जा रही है और हुकूमत को गिराने में अपोजिशन जो है वो बैरूनी अफराद और क़ुव्वतों का सहारा लेकर उनको गिराना चाहते हैं, उनके बेहस्ट पर उनको इस हुकूमत को गिराना चाहते हैं।
बिलाल ये बताइए कि ये जो लोग कह रहे हैं कि बैरूनी साजिश है, जब इनसे क्या ये सवाल किया गया कि महंगाई और पुअर गवर्नेंस को आप कहाँ रेट करते हैं, क्या वो वजूहात नहीं है, तो इनके अगर सवाल किए गए तो इनका जवाब क्या होता? जी, इसमें आमतौर पर हमने ये देखा कि लोग ये कहते हैं कि महंगाई तो है और बेरोजगारी भी मुल्क में मौजूद है, मगर हुकूमत गिराने के पीछे ये अनासर नहीं है कि ऑपोजिशन जो है ये सिंसियर नहीं है, ये आवाम के खातिर आवाम में मौजूद महंगाई और बेरोजगारी की वजह से ये सब कुछ नहीं कर रहे, बल्कि वो अमेरिका के कहने पर और बैरूनी साजिशों के साथ मिलकर अपनी इक़्तिदार की हवस के पीछे ये करें। आवाम का इनमें दर्द मौजूद नहीं है। ये वो साइड है जो 1/3 है, इनका ये कहना है कि ये एक साजिश के ज़रिए किया जा रहा है। जी हरमीत। ठीक है जी हरमीत। अच्छा बिलाल साहब, हम देखते हैं कि उमूमन जब भी कोई सर्वे आता है तो अपोजिशन के हक में अगर आए तो वो वाह वाह करती है, अगर हुकूमत के हक में है तो वो मानने से, अगर उनके हक में नहीं आती हुकूमत की तो इनकार भी कर देती है मानने से। लेकिन आप जब फेस टू फेस सवाल करते हैं या फ़ोन से सवाल भेजते हैं तो किन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है? और दूसरी बात इसके साथ ऐड करना चाहूँगा कि शहरों के साथ साथ जो आपने बात की कि मुख्तलिफ ज़िले, तो देहाती इलाकों में भी ये सर्वे किया जाता है? जी बिल्कुल। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। पाकिस्तान में जो सर्वे की साइंस है वो जब भी सियासी अमूर पर होती है तो एक कंट्रोवर्सी जनरेट होती है। जिसकी हक में फैसला आता है वो उसको पसंद करता है, जिसके हक में ना आए वो उसे मुस्तरद करता है, उसकी उस पे पॉइंट्स रेज करता है, डाउट्स रेज करता है। तो इसमें ये बताना ज़रूरी है कि जो मेथड है वो पाकिस्तान में ईजाद नहीं हुआ सैंपल सर्वे करने का। ये तकरीबन आज से 100 साल पहले एक सैंपल सर्वे की साइंस ईजाद की गई। इसके पीछे स्टेटिस्टिक्स है, प्रोबेबिलिटी है, साइंस है, और सर्वे का अच्छा होना या बुरे होने को जांचने के लिए हम कोशिश करते हैं कि हमारे सर्वे के रिपोर्ट के अंदर मेथड भी लिख दिया जाए, सैंपल की कॉम्पोजिशन भी लिख दी जाए, और किसी को अगर एतराज़ है तो वो उस पर इशू रेज़ करे। और आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान में अब सर्वेज़ मुख्तलिफ कंपनियां कर रही हैं, तो एक ज़ाविया ये भी है कि आप उन सब डिफरेंट सर्वे कंपनीज़ के रिज़ल्ट्स को भी जांच कर देख लें, कंपेयर करके देख लें कि क्या कोई ऐसा तो नहीं है कि एक कंपनी मुख्तलिफ रिज़ल्ट दे रही है, दूसरी मुख्तलिफ दे रही है। और एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है। गैलप पाकिस्तान जो है वो तकरीबन 40 साल से सर्वे कर रहे हैं। 1985 में जब इलेक्शन हुआ तो उस दिन भी एक एग्जिट पोल गैलप हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने किया। तो एक ट्रैक रिकॉर्ड को भी देखने की ज़रूरत है, और फिर मैथडोलॉजी पे सवाल उठाना बिल्कुल जायज़ है। आपने पूछा कि इसमें रूरल इलाकों के लोग थे, तो बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें तकरीबन 55% अफराद जो हैं वो रूरल इलाकों से लिए गए, क्योंकि तकरीबन ये तनासुब पाकिस्तान में पाया जाता है शहर और रूरल इलाकों में। तो रूरल इलाकों के लिए लोग भी लिए गए, शहरों के भी लिए गए। इसमें मैं आपको बता रहा था कि 100 से ज़ायद डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, तो आप चागी में भी हमने सर्वे किया, वहाँ पर जो रूरल इलाके में लोग रहते थे उनसे भी सर्वे किया गया। गिलगित बल्तिस्तान में भी किया गया, लाहौर के अंदर भी किया गया, कराची में भी किया गया। तो कोशिश की गई कि एक आम पाकिस्तानी, एक एवरेज पाकिस्तानी की राय इसमें शामिल की जाए। रुमा बात अभी सोच रही है तो नहीं मैं मजीद भी कुछ बातें अच्छा, मतलब सर एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा सर बिलाल साहब। जी जी एक चीज़ हम हमेशा देखते हैं कि जब भी सर्वे आता है इसी से रिलेटेड है तो इल्ज़ामात बहुत ज़्यादा आपके इदारे पर लगते हैं, तो इन इल्ज़ामात को आप कैसे फेस करते हैं? क्योंकि बात की जाती है, अब जिस तरह मैंने सवाल आपसे किया था इसी तरह बात भी की जाती है कि भाई कहीं ना कहीं ये फंडेड है, ये इदारा कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट है, फलानी पार्टी की फलानी जगह से इनको सपोर्ट है। इन चीज़ों को आप कैसे फेस करते हैं? बिल्कुल। सो आई थिंक हम, क्योंकि तकरीबन मैं जैसे बता रहा था 40 साल से यही काम कर रहे हैं, तो बहुत सी हुकूमतें आई, उन्होंने तनकीद भी की, इल्ज़ाम भी लगाया, और जब उन्हीं के हक़ में दोबारा पब्लिक ओपिनियन हुआ और पब्लिक ओपिनियन सर्वे जो हम पेश कर रहे होते हैं उसमें भी वो नज़र आया, तो उन्हीं अफराद ने, उन्हीं लोगों ने ये भी कहा कि नहीं आपका सर्वे ठीक था। और आई थिंक सर्वे को जांचने के कुछ तरीके हैं, जिसमें इलेक्शन एक बहुत बड़ा तरीका है कि सर्वे ऑथेंटिक है या नहीं है। तो हम उनके सामने हमेशा ये नुकात रखते हैं कि इलेक्शन से पहले हमारी जो प्रेडिक्शन थी कि कौन जीतेगा, आप वो ले लें और फिर इलेक्शन का रिज़ल्ट ले लें।
और अगर उसमें आपको मुताबिकत नज़र आए तो फिर आप हमारी और जो साइंस है उस साइंस को आप मानने के लिए तैयार हो जाएं। तो एक ये मुस्तकिल की कोशिश है। हम पाकिस्तान में कोशिश जो आपने फंडेड की बात की, तो ये वाला सर्वे 100% गैलप पाकिस्तान ओन फंडिंग, ओन इनिशिएटिव, ओन फंड से किया गया है। और मकसद इसमें हमारा ये है कि हम किसी तरीके से पाकिस्तान में कॉन्वर्सेशन को मोर एम्पिरिकल कर दें। एक एनालिसिस किया जाता है, एनालिटिकल व्यू होता है जो एनालिस्ट्स करते हैं। हम ये चाहते हैं कि आम पाकिस्तानी की भी जो एनालिसिस है जो कि उन्होंने इस सर्वे में किया है, आम पाकिस्तानी जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, जो गरीब है, जो इन 150 डिस्ट्रिक्ट में रहता है, उनका एनालिसिस भी किसी तरीके से पेश कर दिया जाए। तो जो हम सर्वे कर रहे हैं अपने फंड से कर रहे हैं, उसका मकसद ये है कि आम पाकिस्तानी की आवाज़ भी आपके शो में एक ग्रुप की हैसियत से पेश की जा सके। अच्छा बिलाल साहब, इन सारी बातों के साथ साथ मैं आपसे एक और बात भी जानना चाह रही हूँ, अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए भी मेरे माइंड में ऐसी आ रही थी कि आप जब सर्वे किया तो वो उसका हाँ या ना में जो भी जवाब होगा या क्वेश्चनेयर आप देते होंगे, अच्छा लोगों ने तो कह दिया कि हम मुस्तरद करते हैं, कुछ ने कहा कि नहीं ये बात ठीक कही जा रही है, इससे अगली कोई बात होती है लाइक उस सर्वे का जो क्वेश्चनेयर या जो भी तरीक़ेकार है, रीजंस आप लोग पूछते हैं, और अगर आप रीजंस पूछते हैं तो मतलब कोई कुछ आप हमें बता सकते हैं कि लोगों का क्या ख्याल है, क्यों ये इल्ज़ाम मुस्तरद किया गया या क्यों कुछ लोगों ने कहा कि हाँ ये ठीक है, इससे अगली बात। बिल्कुल। सो इसमें हम कोशिश करते हैं कि एक येस और नो, यानी जिसको हम लिकर्ट स्केल के ऊपर जवाब कहते हैं, वो भी पूछे और फिर थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करें कि उनका रीज़न क्या है। तो इस पे जब हमने लोगों से सवाल किया तो जो लोग इसमें जो साजिश को दुरुस्त समझते हैं और हम कोशिश करते हैं कि दोनों तरफ की राय को बिल्कुल मोतबर और दुरुस्त की हद तक उनके सामने रखें, क्योंकि अवाम की राय है, जो इस पे यकीन रखते हैं वो इस पे यकीन रखते हैं। तो उसमें जो रीज़न लोगों ने दिया वो बहुत ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये एक नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। तो अब ये महंगाई का या बेरोज़गारी से निकल कर अब ये एक नेशनल सिक्योरिटी का मसला बन गया। तो अगर हमारी कोई इमरान खान की हुकूमत से, PTI की हुकूमत से कोई हमें से हम नाला भी थे कि उन्होंने महंगाई बढ़ा दी, बेरोज़गारी में इजाफा कर दिया, तो अब ये जब इल्ज़ाम आ गया तो इसका मतलब है कि ये एक पाकिस्तान की सालमियत का, नेशनल सिक्योरिटी का मसला बन गया। तो कुछ ने ये कहा कि हम अपने वो तमाम ख़दशात और नाराज़गी जो है वो साइड पे रखते हैं, अब हम पाकिस्तान के लिए इस हुकूमत के सामने इसके नारे के पीछे खड़े हैं। जो दूसरी साइड थी उन्होंने ये कहा कि ये तो बड़ा कन्वीनियंट सी बात बन गई कि अगर महंगाई और बेरोज़गारी पे काबू नहीं पा सके तो अब ये एक किसी लेटर या किसी एक साजिश के पीछे रास्ता लेने की कोशिश कर रहे हैं, छुप रहे हैं, और हमें नज़र नहीं आया, कोई एविडेंस नज़र नहीं आया, कोई हमें रीज़न नज़र नहीं आया, कोई बड़ा लीडर इसको मानने को तैयार नहीं है, तो हम क्यों माने। और हमने इस तरह के बहुत सी और पाकिस्तान में पहले चीज़ें देखी हैं कि लोग सियासी लीडर अपनी बात चमकाने के लिए कोई इस तरह के ख़त ले आते हैं और कहानियाँ ले आते हैं। तो कुछ हमने रीज़न जानने की कोशिश की और ये दो ब्रॉड रीजंस थे। ठीक है, यानी कि दो ये रीजंस थे, मेजर रीजंस थे जिसकी बिना पर आप कुछ अब अखज़ भी ऑब्वियसली अब कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया बिलाल के हमारे साथ शो में मौजूद थे। लोगों ने मुस्तरद कर दिया, कुछ ने यस कर दिया। 64% बड़ी लंबी मतलब बड़ी तादाद है लोगों की। 64% लोग ये कह रहे हैं कि जी हम मुस्तरद करते हैं। जिनमें हम भी ज़रा अपनी ओपिनियन ऐड कर लें। आप ज़रा बताएं ना, व्हाट डू यू थिंक, अगर आप भी इस सर्वे का हिस्सा होते हैं, आपके पास जो क्वेश्चन नहीं आता तो आपका क्या मैं भी ये कहता कोई साजिश नहीं है, बुनियादी तौर पे गवर्नेंस का इशू है। हरमीत आप क्या कहते हैं? नहीं, मैं भी जो सिचुएशन चल रही, जो हालात हैं, तो जाहिर बात है मैं भी यही कहता कि भैया मामला जो है, जो हालात चल रहे हैं वही काबू नहीं आ रहे, तो फिर हम अक्सर इन चीज़ों को हम साजिशें करार देना शुरू कर देते हैं। तो यानी आपके मुताबिक भी, यानी आप ज़रा इतने क्लैरिटी के साथ जवाब नहीं दे रहे, इसका मतलब है आप भी कहते हैं कि ये इल्ज़ाम गलत है। मैं भी होती तो मैं कहती इल्ज़ाम गलत है। अब हम इस 64 को 65% कर लेते हैं। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहेंगे। रमज़ान और मुबारक बाबरकत महीना और इसके दो इम्पॉर्टेंट जुज़ जो हैं सहर और इफ्तार।
तो सहरी के टाइम तो आपने ऐसा कुछ खाना होता है जो आपको पूरे दिन एनर्जाइज रख सके, आपके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो मेंटेन रहें। और उसके बाद जब हम इफ्तार करें तो ऑब्वियसली उस टाइम भी कोई ऐसी खुराक होनी चाहिए जो आपका जो पिछला एनर्जी थोड़ा बहुत लॉस हो चुका होता है जब आप रोज़े की हालत में होते हैं, तो ऐसी खुराक हो जो उन लेवल्स को मेंटेन करे और आपको आगे भी बेहतर रखे। प्लस जो आपका एक थर्स्ट लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है इफ्तार के टाइम और आप पानी पीते हैं और जूसेस पीते हैं और बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। इवन हम सहर के टाइम भी और इफ्तार के टाइम भी बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग भी कर लेते हैं। सो इसके नुकसानात क्या हैं, किस किस्म की डाइट हो, ये तो वैसे बहुत कॉमन चीज़ें हैं। मैं आज जितने भी माहा से सवाल करूँगी वो अपनी पर्सनैलिटी को मद्देनज़र रखते हुए करूँगी, मेरे क्या क्या इशूज़ होते हैं रमज़ान में। सो इस वक्त हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर माहा असद हमें शो में ज्वाइन करें। माहा, थैंक यू सो मच, वेलकम टू आवर शो, रमज़ान मुबारक। माहा, यहाँ से स्टार्ट करना चाहूँगी, लाइक अगर मैं अपनी बात करूँ, लेट्स से मैंने जब सहरी की है तो मेरी कोशिश होती है उससे पहले कुछ ना खाऊं, लेकिन सहरी के फ़ौरन बाद आई हैव टू स्लीप, क्योंकि मुझे एक घंटे की नैप मैं ना लूँ तो मैं शो नहीं कर सकती। वो जो 1 घंटा मैंने सोना है, वो जब मैं उठती हूँ तो फिर मुझे जब उठती हूँ सोकर तो मैंने दही खाया हो, कुछ भी खाया हो, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। अच्छा, उसके बाद एक हार्ट बर्निंग वाली भी फीलिंग आती है, एसिडिटी भी होती है, क्योंकि खाना खाते ही आप सो जाते हैं और खाने के टाइम जो सहरी होती है उसमें आप पराठों का भी इस्तेमाल करते हो कुछ ना कुछ प्रॉपर। तो क्या किया जाए कि हम इन चीज़ों को अवॉइड कर सकें? बिल्कुल ऐसी है, जब हम खाते हैं तो हमारा जो स्टमक है वो एक्चुअली इट्स जस्ट लाइक अ बलून, और जिस तरह खाते जाते हैं वो उस तरह उसमें एक्सपैंड होता जाता है। तो जितना उसमें हम डालेंगे, ठीक है, बिकॉज हमें ये फ़ील हो रहा होता है कि अगर हमारा ये लास्ट मील है, अगर हमने इसमें ज़्यादा ना खाया तो हमारा पूरा दिन कितना मुश्किल गुजरेगा, जबकि बॉडी की एक रिक्वायरमेंट है जिसको फुलफ़िल करने के बाद वो एक्स्ट्रा में ले जाता है और फिर वो स्टोर कर देता है। तो इसी तरह जो हम एक्स्ट्रा खाते हैं वो हमारे स्टमक में जाके एक तो जो एक्स्ट्रा होता है वो स्टोर हो जाता है, ठीक है। देन उसके बाद वो हमारे बॉडी को ऑर्गन्स को ज़्यादा काम करना पड़ता है कि वो उसको ब्रेक डाउन करें, एंजाइम्स हार्मोन्स निकलें और फिर वो फ़ैट को, प्रोटीन को, विटामिन को, सबको ब्रेक डाउन करने के लिए वो फास्टली काम शुरू कर देते हैं। फिर इसके साथ साथ ये एक नुकसानदेह चीज़ होती है, बिकॉज जब वो ज़्यादा तेज़ी से काम करते हैं तो वो इनहिबिट करना शुरू कर देते हैं, कुछ चीज़ों को मिस कर देते हैं। देन इसी तरह ये एसिड जो होता है हमारे जो स्टमक का होता है, जो एक्चुअली हमारी उसको करता है, जिसकी वजह से हार्ट बर्न का इशू सबसे ज़्यादा कॉमन इसलिए होता है बिकॉज हमारी जो स्टमक है वो एसिडिटिक है। तो उसमें जब एसिड प्रोड्यूस होता है तो वो एक्सेस में प्रोड्यूस हो जाता है, बिकॉज जितना गया है उसने उसके मुताबिक ज़्यादा निकलना है। तो वो फिर जब खाना ज़्यादा खाया हो, पानी ज़्यादा पिया हो, तो वो कहीं बीच में स्टक कर जाता है और वो एक्चुअली रिफ्लक्स बैक करता है। और क्योंकि हमारी रूटीन इस तरह की है कि हमें खाने के फ़ौरन बाद सो जाना होता है, जिसकी वजह से वो मुंह की तरफ आता है, तो उसका बेस्ट हल ये है कि अपनी जो मील है उसके टाइम को थोड़ा सा आप प्रायर कर लें, लाइक 15 मिनट्स पहले आप अपना सहर ख़त्म कर लें, ठीक है। और कोशिश करें कि जो पानी है वो फर्स्ट स्टार्ट में पी लें, लाइक 1 to 2 ग्लासेस अगर आप पानी सहर से पहले पी लेते हैं, सहरी शुरू करने से पहले पी लेते हैं, तो वो हमारा जो स्टमक के 3 कंपार्टमेंट्स हैं, एक वाटर का, फूड का और एयर का, तो वो वाटर को फिल कर देता है। देन वो फिर आप मील लेते हैं, वो उसकी डाइजेशन में फिर ज़्यादा बेहतर काम करता है और ज़्यादा बेहतर उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और एयर का जो पार्ट होता है उसको हमें छोड़ देना चाहिए, बिकॉज वो पार्ट है जिसमें हम एक्स्ट्रा खाते हैं। तो अपने मील को एक तो 15 मिनट्स पहले लाइक कोशिश करें, लाइक पर्सनली मैं जो करती हूँ वो यही करती हूँ कि लाइक मैंने 2 ग्लास पानी के पिए, देन मील लिया, मील में मैं पराठा भी अगर ले रही हूँ तो 3/4, और उसको बिल्कुल लाइट सा, बिल्कुल तला हुआ नहीं बट लाइट सा, जो आप कहें कि उसको स्प्रेड हुआ हो कि आपको फील हो रहा है कि ये पराठा ही है। देन आप एग ले सकते हैं, कोई भी ग्रेवी आपके घर की होममेड, लेस ऑयल और लेस सॉल्ट और पेपर की बने, बिकॉज नमक जितना इंटेक करेंगे प्यास उतनी ज़्यादा लगेगी। तो अच्छा, ये जो लस्सी वाला एक कॉन्सेप्ट है, अच्छा एक मीठी लस्सी के बारे में भी बता दें। नॉर्मली अगर मैं पीऊँ तो मेरी प्रेफरेंस होती है नमकीन वाली लस्सी, तो क्या ये चीज़ इफ़ेक्ट करती है, पॉजिटिव इफ़ेक्ट? और बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो सहरी के टाइम कहते हैं दही लाजमी खाएं। मैं जितनी मर्जी दही खा लूँ मुझे तो तब भी प्यास लगती है। दही एक्चुअली ये साइकोलॉजिकल चीज़ें होती हैं, बिकॉज दही की तासीर ठंडी है, तो इस वजह से कहा जाता है कि अगर आप दही थोड़ी सी इस्तेमाल कर लें तो आपको जो इंटरनल आपने ज़्यादा खाया वो आपको बर्निंग की फॉर्म में या आपको जो है वो प्यास की फॉर्म में ज़रा कम फील होता है। बट ये एक साइकोलॉजिकल चीज़ है कि आप अगर दही ज़्यादा खा लेंगे या लस्सी पी लेंगे तो आपको प्यास नहीं लगेगी। बट लस्सी का ये है
कि लस्सी में क्योंकि हमारी प्रैक्टिस में ना दूध भी डालना है, तो जब आप लस्सी ले रहे हो तो आप उसको पानी और दही का इस्तेमाल करें, ना कि उसके अंदर दूध की क्वांटिटी भी हो, दही की क्वांटिटी भी हो, तो वो थिक हो जाएगी और वो फुल ऑफ कैलोरी हो जाएगी। कहते हैं ना नमक वाली लस्सी, वो थोड़ी बहुत वो ज़्यादा बेहतर रह सकती है। सर, तो व्हाट आर योर एक्सपीरियंसेस? दही तो प्रोबायोटिक भी है ना, बिल्कुल, मतलब वो बहुत बिल्कुल गट में इन हार्मफुल बैक्टीरियाज के अगेंस्ट वो फाइट करती है और बल्कि बेनिफिशियल बैक्टीरियाज बनाती है। दही तो किसी भी वक्त खाए, मेरे ख्याल में उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। या उसके भी कोई औकात होने चाहिए कि आपने सहरी में, अफ्तारी में बेस्ट तो ये बेस्ट है कि आप सहरी में, अगर रमज़ान के हवाले से देखें तो बेस्ट है कि आप सहरी में उसको ले लें, और अगर आप उसको लेना चाहते हैं अफ्तार में भी, तो जैसे दही भल्ले हमारे यहाँ बहुत कॉमनली बनते हैं, उसमें यूज़ कर सकते हैं। ये तो फिर मतलब हमेशा से हम बात करते हैं अफ्तार में, मतलब दही भल्ले ले लिए, तो दही भल्ले में भले भी तले हुए हैं, उसको तल के मतलब आपने किया, ये तली हुई चीज़ों का नुकसान तो बहुत ज़्यादा ना, बहुत ज़्यादा, मतलब आप पकौड़े भी ले लें, ये भी ले लें, वो भी ले लें, हम आम हर दफ़ा बात करते हैं, तो उनके नुकसानात के बारे में ज़रा बताओ। नुकसानात सबसे पहले यही हैं कि जो फ्राइड आइटम होती है वो बेसिकली फ़ैट ज़्यादा लेके आपके अंदर जाती है, तो आपकी बॉडी में जो यूटिलाइज होनी है वो उतनी यूज़ हो जाएगी और बाद में जाके वो स्टोर हो जाएगी। तो इसीलिए मना किया जाता है कि तली हुई अशिया का इस्तेमाल कम करें या परहेज़ करें। तो इसलिए मना करना एक चीज़ वो है कि आप उसके अंदर लिमिटाइज़ कर देते हैं चीज़ों को, तो बजाय इसके कि हम चीज़ों को लिमिटाइज़ करें, हमें उसके सोर्सेज को बेहतर करना चाहिए। एयर फ्रायर को यूज़ कर सकते हैं आप, उसमें बेक्ड चीज़ों को बना सकते हैं। देन आप जो तली हुई चीज़ें होती हैं उसको आप लाइक स्क्वीज़ कर लें, बहुत ज़्यादा डीप फ्राइंग ना करें, शैलो फ्राइंग कर सकते हैं, लाइक लाइट सा ऑयल के साथ आप उसको जो है वो पियर सेयरिंग जो हम कहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अभी हमें फौरी तौर पर एक ब्रेक का कहा जा रहा है, आई डोंट नो क्यों कहा जा रहा है, बट माहा की जो गुफ्तगू थी उससे हम बहुत सी चीज़ें जो हैं वो टिप्स की फॉर्म में उनको यूज़ भी कर सकते हैं। बट थैंक यू सो मच माहा, टाइम कम था लेकिन चीज़ें एलैबोरेट करती हैं। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। अभी की ताज़ा अपडेट्स जो हम तक मौसूल हुई हैं, इनके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर फवाद चौधरी साहब और असद उमर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों की तल्ख कलामी हुई है सहाफ़ियों से। वजह क्या बनी, इस वक्त ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सलमान अली आवान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सलमान, थैंक यू सो मच। सलमान, ये बताइएगा वजह क्या बनी इस तल्ख कलामी की? सलमान साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो जानना ये चाहूंगी कि इस झगड़े की, इस तल्ख कलामी की वजह क्या बनी? ठीक है। सो आज सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह से पहले भी जिक्र भी कर रहे थे कि फ़ैसला भी कोई ना कोई एक्सपेक्टेड है, तो देखना ये है कि फ़ैसला आता क्या है। बट अभी तक जो हमें इनिशियल डिटेल्स मौसूल हुई हैं, फवाद चौधरी साहब वहाँ मौजूद थे और असद उमर साहब वहाँ पर मौजूद थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिस दौरान काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट वहाँ पर मौजूद थे। मतीउल्लाह जान साहब का नाम आ रहा है और भी दीगर सहाफ़ी थे। तल्ख कलामी की सूरत हाल हुई और इस वक्त सहाफ़ियों की जानिब से एहतजाज भी किया जा रहा है। हरमीत के पास शायद कोई इन्फॉर्मेशन हो। हरमीत, कुछ बता सकते हैं हमें? जी बिल्कुल रोमा, अगर हम देखें सुप्रीम कोर्ट में अभी असद उमर साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, फवाद चौधरी साहब भी उनके हमरा थे। तो फवाद चौधरी साहब जब आए तो मतीउल्लाह जान साहब ने उनसे सवाल किया और सवाल करते ही फवाद चौधरी ने उनको कहा कि आप किराए के सहाफ़ी हैं, जिस पर जो है वो तलख कलामी हुई और हमने देखा कि जो सहाफ़ी हैं उन्होंने भी एहतजाज किया और फवाद चौधरी और मतीउल्लाह जान के दरमियान बड़ी तलख कलामी हुई है कि उन्होंने कहा कि आप सियासतदान नहीं, आप तो लौटे हैं। तो इस किस्म की हरमीत, सलमान अली आवान हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। सलमान साहब, आप इस वक्त वहाँ पर ही मौजूद हैं, हमें आंखों देखा हाल बताइए और इस वक्त क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, इस वक्त तो लेटेस्ट तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने समाअत का आगाज कर दिया है। स्पीकर रूलिंग खुद नोटिस केस है और जजेस कमरा अदालत में पहुंच चुके हैं। समाअत का आगाज हो चुका है सुप्रीम कोर्ट में मुल्क की तारीख के एक अहम तरीन मुकदमे का। और इससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें तो लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसके अंदर जो जुबैर उमर हैं वो बोले, मोहम्मद जुबैर बोले और उनके साथ ही लीगी रहनुमा दानियाल अजीज मौजूद थे। उसके बाद जब पीटीआई के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो वहां पर मतीउल्लाह जान के साथ तल्ख कलामी हुई।
फवाद चौधरी की, और उस तल्ख कलामी के नतीजे में सहाफियों ने फिर बाइकआउट भी कर दिया फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, क्योंकि मतीउल्लाह जान के हवाले से फवाद चौधरी ने उन्हें किराए के लोग कहा और उनके सवाल का जवाब भी देने से इनकार कर दिया, जिसके ऊपर दोनों जानिब से शदीद तल्ख कलामी हुई और दोनों ने एक दूसरे को बुरा भला भी कहा। फवाद चौधरी के जो रवैया है, फवाद चौधरी के से सहाफियों का मुतालबा था कि वो माफी मांगे और उसके बाद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, लेकिन फवाद चौधरी ने माजरत करने से इनकार किया, जिसके फिर बाइकआउट कर दिया गया मीडिया की जानिब से। जी, ये कोई ऐसी वजह तो नहीं है कि फवाद चौधरी अभी तक अपने आप को समझ रहे हैं कि वो मिनिस्टर ही हैं, दो मिनिस्ट्रियाँ उन्होंने संभाली हुई हैं, वो अकड़ है या कोई और वजह है? मतीउल्लाह जान भी कुछ ऐसा ही उनका भी मामला है और फवाद चौधरी का भी ऐसा ही मामला है कि दोनों तरफ से हमेशा जो है वो मतीउल्लाह जान को खास तौर पर जो हुकूमती हल्के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हल्के हैं वो खास पसंद नहीं करते, क्योंकि मतीउल्लाह जान अपने तल्ख सवालों के हवाले से या तंजिया सवाल जाते हैं और उनका हमेशा यही मौकफ होता है कि सहाफी या मीडिया का काम ही सवाल पूछना है, आप जवाब देना चाहें तो दें, नहीं देना चाहें तो ना दें। लेकिन आज जो हमने देखा कि फवाद चौधरी की जानिब से उनको किराए का जब आदमी कहा गया, किराए के लोग कहा गया, तो उसके ऊपर बाकी सहाफियों ने भी माइंड किया और डेफिनेटली हो सकता है कि फवाद चौधरी या दीगर वज़रा जो हैं, साबिक वज़रा जो हैं, वो अपने आप को अब भी वज़रा समझते हो, लेकिन ये वज़ीर होने का मामला नहीं है। ये ऐसे मामला हैं जिनका बैकग्राउंड या जिनकी बैकग्राउंड तारीख जो है वो कुछ ज्यादा है। तो मतीउल्लाह जान जो है उनका कंट्रोवर्शियल सवाल था या सवाल नहीं था, लेकिन जवाब देना या ना देना जो है वो सवाल करने वाले, जवाब देने वाले की मर्जी होती है। लेकिन इसके साथ बिल्कुल ठीक है, आप बात कर रहे हैं। उसका मीडिया ने जो वहाँ पर सहाफी मौजूद थे काफी उसका बुरा मनाया, माइंड किया और उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी बॉयकॉट कर दिया गया, क्योंकि मीडिया को फवाद चौधरी का जो एटीट्यूड है वो पसंद नहीं आया था। अच्छा, ये एटीट्यूड हमने फवाद साहब का पहली बार नहीं देखा, माजी में भी वो इस तरह की तल्ख बातें, ट्विटर पर आप उनके ट्वीट्स निकाल कर देख लें तो जिस तरह की जुबान वो इस्तेमाल करते हैं वो इंतहाई नाजेबा होती है। बहरहाल अभी हम हरमीत का रुख करेंगे। हरमीत, डू यू वांट टू आस्क सम क्वेश्चन? जी बिल्कुल सलमान साहब, ये बताइएगा कि क्या अभी तो पूरा दिन गहमा गहमी होगी वहां पे, तो पूरी पीटीआई का बाइकआउट सहाफियों ने किया या फवाद चौधरी साहब जो है जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे तब तक ये बाइकआउट का जो सिलसिला जारी रहेगा? पीटीआई के पूरी पीटीआई की जो अगर देखें असद उमर भी उसमें शामिल है, दीगर रहनुमा भी वहां पे पहुंचे हैं, तो क्या सबका बाइकआउट अभी क्या फैसला हुआ है सहाफियों की जानिब से? जी फिलहाल तो ये बाइकआउट जो है फवाद चौधरी की तरफ है, फवाद चौधरी जाने से, क्योंकि फवाद चौधरी की जानिब से ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे। बाकी पीटीआई से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, असद उमर भी वहां पर मौजूद थे, दीगर पीटीआई के रहनुमा भी मौजूद थे, लेकिन फवाद चौधरी की जानिब से क्योंकि ये नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे तो बाइकआउट का जो रुख है वो फिलहाल तो फवाद चौधरी ही की जानिब है। जी, तो ये बताइए कि ये माजी में भी जैसे हम देख रहे हैं कि एटीट्यूड फवाद चौधरी का रहा है, अब आगे क्या वो समझ रहे हैं कि पता नहीं हुकूमत हमारी दोबारा वापस आ जानी है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे देना है, बहाल हो जाएगी, कोई ऐसी मतलब उनको अकड़ लग रही है, क्या लग रही है? और क्या असद उमर ने बीच बचाव कराने की कोशिश नहीं की जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने कहा हो कि अच्छा चलो फवाद ने जो ज्यादती की है मैं माफ़ी मांगता हूँ? जी बिल्कुल, जो असद उमर है उन्होंने शुरू में तो बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन उनकी सुनी नहीं गई किसी भी जानिब से। लेकिन जो आपने बात की एटीट्यूड की, वो प्रॉब्लम यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान और जो उनके बाकी उनके पैरोकार हैं या बाकी उनके पॉलिटिकल फॉलोअर्स हैं, उनका यही मानना है कि वो मुझे तो गालिबन यही लगता है कि वो खुद को बाकी पॉलिटिशियन से, बाकी सियासत से, बाकी तमाम लोगों से अलग और मुख्तलिफ इसलिए समझते हैं कि वो समझते हैं कि उनके तमाम मुखालिफिन जो है वो चोर हैं, उनके तमाम मुखालिफिन जो है वो शायद किसी और दर्जे के पॉलिटिशियन हैं, और चूंकि वो कप्तान के साथ हैं या कप्तान उनके साथ हैं तो इसलिए उनका जो लेवल है, उनका जो कंपैरिजन है किसी और के साथ नहीं। आपको हमेशा एक डिफरेंट वे के अंदर एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं और दूसरों को किसी और से बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सलमान साहब, आपने हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। माजी में भी हम ये बिहेवियर देख चुके हैं। ये प्रॉब्लम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोस्टली रहनुमाओं का है कि अगर उनसे उनकी मर्जी के बरखिलाफ अगर कोई सवाल किया जाए तो वो पर्सनल हो जाते हैं, फिर फवाद चौधरी साहब हो तो थप्पड़ भी रसीद कर देते हैं, और ये कोई तरीका नहीं होता। आपको नई सवाल पसंद आया, आप उसको इग्नोर करके आगे बढ़ें। किराए का सहाफ़ी या किराए की इस तरह से बात करना ये बहुत ही ज़्यादा अनएथिकल है। बट एनीवेज, इस तमाम तर मौजू की तफसीलात आपको आने वाले बुलेटिन्स में भी मिलती रहेंगी। हमारा आज का शो इख्तिताम को पहुंचा, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।